पिछले एपिसोड के लास्ट में ओकावा को अपने प्लान के लिए एक और मेंबर की जरूरत होती है। तब डाली भी उनके सामने आ जाता है और अब मिगी और डाली उन्हें अपनी कहानी को बताने लगते हैं, जिसे सुनकर मूटो की आंखों से तो आंसू ही आ जाते हैं। और ओकावा भी कहता है कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कितना कुछ झेला है। जिसके बाद वो चारों डिसाइड करते हैं कि अब वो मिगी और डाली का बदला लेकर ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये चीजों फैमिली को पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ओकावा वहां पर पहुंचकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी तरफ मूटो एक रस्सी को कैरल के रूम में फेंक देता है और कैरल उसे रूम में अच्छे तरीके से बांध देती है। अब इसके बाद वो तीनों रस्सी पर झूलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और मूटो उन सबके आगे होता है। लेकिन तभी मूटो का टोपी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसे पकड़ने के दौरान वो नीचे की तरफ देख लेता है और नीचे की तरफ देखने की वजह से वो थर थर कांपने लगता है और कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन अब मिगी उसे आगे बढ़ाने के लिए उसके पिछवाड़े पर अपने सिर से मार रहा होता है और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा होता है और इसी तरीके से वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि उनके रस्सी का डाली इस टाइम पर टूट रहा है और इस चीज को रोकने के लिए डाली आगे नहीं बढ़ता और तभी उस डाली के टूटने की वजह से डाली नीचे गिर रहा होता है। लेकिन तभी मिगी अपने बॉडी वेट का यूज करके डाली को बचा लेता है और इस टेक्निक को हम पहले के एपिसोड में भी देखा चुके हैं। अब इसके बाद वो दोनों रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मूटो और कैरल का तो कुछ अलग ही चक्कर चल रहा है। अब इसके बाद डाली कहता है कि हम तुम्हें एक हॉस्टेस की तरह यूज करके तुम्हारी मम्मी से सारी सच्चाई उगलवाएंगे। लेकिन कैरल कहती है कि उसे बचपन से ही ये घर बहुत ही अजीब लगा करता था, क्योंकि इतना परफेक्ट कोई घर कैसे हो सकता है। जिसके बाद उसे पता चल गया था वो असल में इस घर की बेटी है ही नहीं और बाकी सब लोग यहाँ पर एक अच्छा फैमिली होने का बस नाटक कर रहे हैं, तो उसके हॉस्टेस बनने से भी उसके मदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो लोग इजी को पकड़ लेते हैं तो शायद कोई बात बन सकती है। और ये भी बता देती है कि उसका भाई इस टाइम पर बेसमेंट में है। अब इसके बाद कैरल यहाँ पर पेट दर्द होने का नाटक कर रही होती है, जिसके आवाज को सुनकर उसके फादर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद वो तीनों इजी के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि जिस तरीके से मिगी को ब्रेन वॉश करने का ट्राई किया जा रहा था, उसी तरह इजी को भी यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लेकिन इसे देखकर मूटो पूरी तरीके से शॉक होता है और कहता है कि कोई फैमिली ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर मिगी और डाली कहते हैं कि यही एचीजो फैमिली का राज है। अब प्लान के हिसाब से मूटो पहले आवाज करके इजी के मदर को नीचे लाएगी और उसके बाद मिगी और डाली इजी को ऊपर से दिखाकर उनसे सारी सच्चाई बुलवा लेंगे और इस पूरे काम को रिकॉर्ड करने का टास्क मूटो को दिया जाता है। अब इसके बाद वो दोनों इजी को ऊपर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी डाली पूछता है कि क्या तुम अब भी इजी को मारना चाहते हो, क्योंकि उसने मेरे जान को 2 बार बचाया भी है। जिस पर मिगी कहता है कि भूलो मत, इसी ने हमारे मदर को मारा था। लेकिन तभी उनके डॉग की वजह से मूटो यहाँ पर पियानो से आवाज कर बैठता है, जिसके बाद डर के मारे वो इस जगह को ही छोड़कर भाग जाता है। और इस आवाज को सुनने के साथ ही एजी की मदर इजी के रूम में आने लगती है और इजी के नाम मिलने की वजह से वो यहाँ पर चिल्लाने लगती है। लेकिन इतने में मिगी और डाली एजी को लेकर ऊपर पहुंच चुके होते हैं और उसके मदर को सारी सच्चाई कहने के लिए कहते हैं। और हम देखते हैं कि मूटो भी यहाँ पर अपने कैमरे को लेकर पूरी तरह से प्रिपेयर होता है। जिसके बाद इजी की मदर कहती है कि लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, लगता तुम्हें तुम्हारी मदर की कहानी सुनानी ही पड़ेगी। जिसके बाद इजी की मदर कहती है कि बहुत टाइम पहले एक परफेक्ट वुमन रहा करती थी, जिसने एक डॉक्टर के साथ शादी करके अपना हैप्पी लाइफ स्टार्ट किया था। और यहाँ पर वो असल में खुद की ही बात कर रही थी। जिसके बाद उन्होंने मैट्री नाम के एक मेड को हायर किया था, लेकिन वो मेड हर काम में बहुत ही बेकार थी, जिस वजह से वो खुद उसे हर एक आधुनिक काम को सिखाने लगती है और यहाँ तक कि वो उसे मेकअप करना भी सिखाती है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से मैट्री उसे अपनी बड़ी बहन मानने लगती है। लेकिन तभी एक दिन रिको को पता चलता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, जिस वजह से रिको मैट्री को अपने पति के साथ सोने के लिए कहती है और कहती है कि रात के अंधेरे की वजह से उसके पति को कुछ पता ही नहीं चलेगा। जिसके बाद मैट्री रिको के हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करती है। लेकिन एक दिन इजी के फादर मैट्री को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि उस रात मेरे साथ तुम थी और तब से ही मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग आ चुकी है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इन सारी बातों को रिको दूर से सुन रही होती है और तभी प्रेजेंट टाइम में कहती है कि इसके बाद उसने मैट्री को एक जगह पर कैद कर दिया था और उसे कैद करने के साथ ही उसके खुद के पेट में भी बच्चा आ गया था और उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर मैट्री ने किसी तरीके का कर्ज दे दिया था ताकि वो बच्चे ना पैदा कर सके। और थोड़े टाइम बाद मैट्री 2 गोल्डन हेयर वाले बच्चों को जन्म देती है और उसने खुद भी एक ब्लैक हेयर वाले बच्चे को जन्म दिया, जो कि इजी है। जिसके बाद रिको ऊपर आने लगती है और मिगी के हाथ को पकड़ लेती है और मूटो के हाथ में भी जो कैमरा होता है उसे भी फेंक देती है। लेकिन हिप्नोटाइज होने की वजह से इजी अपने मदर को ही धक्का दे देता है और कहता है कि हम तीनों असल में भाई है, क्योंकि उस दिन वो औरत मुझे मेरे भाइयों के पास ले जाने के लिए आई थी
और तब हमें यहाँ पता चलता है कि मैट्री ने असल में 3 बच्चों को जन्म दिया था और उन तीनों में से जो बच्चा रिको को सबसे ज्यादा पसंद आया था उसने उसे अपना बना लिया था। और उसने यह भी झूठ बोला था कि वह पेट से है, बल्कि वो पूरे टाइम कपड़े को लगाई रहती थी जिससे सबको लगे कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इसके बाद भी मैट्री अपने दोनों बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही थी। लेकिन एक दिन डाली गलती से उनके डोर को खोल देता है, जिसके बाद ही उसकी मदर उस घर को छोड़कर अपने आप को आजाद कर लेती है। और तभी प्रेजेंट टाइम पर इजी कहता है कि अब मुझे उस मदर के पास जाना है। लेकिन तभी मिगी और डाली कहते हैं कि क्रिसमस की रात को किसी अनजान ने हमारे मदर को मार दिया था, और वो अनजान और कोई नहीं बल्कि तुम हो एजी। अब इसे सुनने के बाद इजी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद वो अपने मदर के पास जाके उन्हें बैंडेज करने के लिए ले जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कैरल के इतने अच्छे एक्टिंग करने के बावजूद उसके फादर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और तभी वो बाहर आकर मिगी और डाली से कहते हैं कि तुम दोनों इल्लीगल तरीके से मेरे घर में घुस आए हो, तो अब मुझे शायद पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें स्टोर रूम से चिल्लाने का आवाज आने लगता है, और जब वो सब लोग इस चीज को देखने के लिए जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रिको के शरीर से बहुत ही बुरी तरीके से खून निकल रहा है। अब इजी के फादर उसे पकड़कर रोने लगते हैं, मुंह उल्टी करने लगता है, और मिगी डाली सोचते हैं कि ये काम शायद इजी का होगा। लेकिन तभी इजी की मॉम अचानक से भाग के उन सभी को यहाँ पर कैद कर देती है। और तभी रिको कहती है कि मैंने इजी से अच्छे तरीके से बात कर लिया है और हम दोनों कहीं दूर जाकर हमारे नए लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए जिन्हें भी हमारे राज पता चल चुके हैं उन्हें मरना होगा, और इसी वजह से तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर कैद रहने वाले हो। अब इसके बाद रिको अपने बेटे के साथ नई जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में सोचकर बहुत ही एक्साइटेड होती है। लेकिन तभी इजी उन्हें सामने से नाइफ मार देता है और कहता है कि मुझे अब और किसी फैमिली की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने सामानों पे आग लगा देता है और उस आग को पूरे घर में फैला देता है। अब दूसरी तरफ वो सब लोग यहाँ से बाहर जाने का कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इजी के फादर कहते हैं कि इतने टाइम तक हमारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम चल ही नहीं रहा था, तो हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। जिस पर कैरल कहती है कि यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपके घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी मूटो के इतने मेहनत की वजह से यहाँ पर वो एक छेद को क्रिएट कर देता है। लेकिन तभी उस छेद में से स्मोक आने लगता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ पर जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन इसे जानने के बाद वो सभी दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, और यहाँ तक कि इजी के फादर भी इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी इस दरवाजे को तोड़ने में नाकामयाब ही रहता है। लेकिन तभी मिगी अपने सर से ही इस दरवाजे को तोड़ने लगता है और कहता है कि हम लोग घर वापस जरूर जाएंगे और घर जाकर चेरी पाई खाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि उनके दरवाजे को तोड़ते हुए ओकावा यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सभी छत के खिड़की से भागने का प्लान करते हैं। लेकिन निकलते टाइम इजी के फादर कैरल को गोद में लेने की वजह से थोड़े से घायल हो जाते हैं। लेकिन मिगी डाली इस चीज को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब मूटो यहाँ पर आने से डर रहा होता है, लेकिन तभी कैरल कहती है कि यहाँ पर आने से तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। इस वजह से मूटो यहाँ से जंप लगा लेता है और सबसे आखिर में ओकावा सबसे खूबसूरत तरीके से उनके डॉग को लेकर निकलता है। लेकिन तभी ओकावा कहता है कि एजी अभी भी उस घर के अंदर है, क्योंकि जंप करते टाइम उसने दूसरे घर में इजी का झलक देखा था। और तभी हम देखते हैं कि इजी अपने मदर के पास सो जाता है, और इस टाइम पर उसने उस म्यूजिक को प्ले कर रखा है जो बचपन में उसकी मदर उसे सुनाया करती थी, और मिगी और डाली भी बचपन में इसी गाने को सुना करते थे। लेकिन तभी डाली एजी के साथ बिताए सारे पलों को याद करने लगता है और कहता है कि एजी बिल्कुल मेरी तरह ही है, अगर मैं मिगी के साथ नहीं रहता। और इतना कहकर वो इजी को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ इजी अपने मदर के साथ बिताए हुए पलों के बारे में याद कर रहा होता है और कहता है कि जब हम लोग स्टार्स को देखने के लिए गए थे उस टाइम पर आप बीच में ही सो गई थी, और वो पहली बार था जब मैंने आपको परफेक्ट नहीं देखा था, और उस चीज को देखकर मुझे बहुत ही मजा आया था। और कहता है कि कोई कुछ भी क्यों ना कह ले, मुझे पता है कि आप मेरे लिए एक परफेक्ट मदर हो, और इसी वजह से मैं आपके लिए एक परफेक्ट सन बनना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर डाली पहुंच जाता है और कहता है कि पता है मैं बहुत टाइम से तुमसे बदला लेना चाहता था। जिस पर इजी कहता है कि पास के ही टेबल पर एक नाइफ रखा हुआ है, तो उसे लेकर मुझे मार दो तो तुम्हारा विश पूरा हो जाएगा। लेकिन डाली कहता है कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो मैं अपने मदर के सामने कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर मिगी भी पहुंच तो जाता है, लेकिन उसमें आग लगा हुआ होता है जिसे वो बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसके बाद मिगी एजी को खींच के यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो गलती से नीचे गिर जाता है, और उसे देखने के चक्कर में मिगी भी यहाँ पर नीचे गिर जाता है, और तभी उसके ऊपर कई सारे पत्थर गिरने लगते हैं। लेकिन वो किसी तरीके से बच जाता है। लेकिन तभी उसके पास में एक झूमर भी गिर जाता है। अब मिगी यहाँ पर हार मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास के स्मोकर्स हटने लगते हैं, और उसे ऐसा फील होता है कि मानो मिस मित्सुयामा उसकी यहाँ पर मदद कर रही है। जिसके बाद मिगी फाइनली डाली को ढूंढ लेता है,
और तभी वो देखते हैं कि मिस मित्सुयामा अपने वैक्यूम क्लीनर का यूज करके इस पूरे जगह को साफ कर देती हैं, जिस वजह से वो लोग फाइनली इजी को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। अब इसके बाद गर्म होने के बावजूद डाली इस झूमर को उठाने की कोशिश करता है और मिगी भी इस काम में उसका साथ देता है, लेकिन वो दोनों इसे उठा नहीं पाते। और तभी इजी कहता है कि मुझे बचाने के बाद जिंदगी भर तुम दोनों मेरे ऊपर हंसने वाले हो। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि इसमें कोई सवाल है क्या, आखिर भाई होते किस लिए हैं? लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि इसके साथ साथ हम तुम्हें अपने घर का स्पेशल चेरी पाई भी खिलाने वाले हैं, जिससे तुम अपना गुस्सा पूरी तरीके से भूल जाओगे। जिसे सुनने के बाद वो तीनों फाइनली वहां से बाहर आने लगते हैं। लेकिन बाहर सभी को यही लग रहा होता है कि मिगी और डाली भी शायद उस आग में जल चुके हैं, और इसी टाइम पर रिको के बॉडी को भी बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन तभी इजी उन पुलिस वालों के पास चला जाता है और कहता है कि मिस मित्सुयामा को मारने का काम, अपनी मदर को मारने का काम और इस पूरे घर को आग लगाने का काम सब कुछ मेरा ही था। जिसके बाद उसे जेल के लिए ले जाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस आग में रहने की वजह से डाली के एक साइड में स्कार आ चुका है। लेकिन इसके बाद मूटो के किए हुए रिकॉर्डिंग की वजह से पुलिस का शक इजी के ऊपर से बहुत ही कम हो गया था। लेकिन अपने मदर को मारने की वजह से उसे बहुत टाइम के लिए जेल की सजा तो सुनाई जाती है। दूसरी तरफ मूटो बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि कैरल इस शहर से जा चुकी है और इसी के साथ एचिजो फैमिली भी तबाह हो चुकी है। लेकिन मिगी यहाँ पर बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि डाली अपने स्कार्स की वजह से बाहर नहीं आना चाहता है। इस पर मिगी कहता है कि अगर हम बता दे कि हम दो लोग हैं, फिर भी वो लोग हमें बहुत ही प्यार करेंगे। इस पर मिगी कहता है कि मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता, और कहता है कि याद रखना, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब डाली की मदद से मिगी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है, और उसकी मदद से वो क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ही फेमस हो रहा होता है। लेकिन तभी ओकावा उससे पूछता है कि हमेशा मुझे सिर्फ तुम ही क्यों दिखते हो, और डाली इस टाइम पर कहाँ पर है। जिसके बाद मिगी उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो दोनों असल में बचपन से ही हमेशा एक बनने का ही दिखावा करते थे। लेकिन अब उसे और ये चीज़ पसंद नहीं है, और उसे ऐसा लगता है कि मिगी और डाली को दो अलग अलग कैरेक्टर्स बन जाने चाहिए। लेकिन उसे बस पता नहीं है कि डाली के मन में क्या चल रहा है। अब इसके बाद टाइम आ जाता है क्रिसमस का, जहाँ पर मिगी अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है, और तभी उसकी मदर कहती है कि सैंटा उसे आज गिफ्ट भी देने वाले हैं। बाद मिगी कई सारे गिफ्ट्स को मांगने लगता है, लेकिन मदर कहते हैं कि सैंटा सिर्फ एक ही गिफ्ट दे पाते हैं। और तभी फादर कहते हैं कि पता है, अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम खुद ही एक सैंटा बन जाओगे। इस पर डाली कहता है कि अगर मैंने शादी कर लिया तो मेरा सफ़ेद दाढ़ी मुछा जाएगा क्या? लेकिन मदर फादर उसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं देते हैं। और तभी रात में मिगी डाली से कहता है कि सैंटा हमें सिर्फ एक ही गिफ्ट देने वाले हैं, तो इसलिए हम दोनों उस गिफ्ट को शेयर कर लेंगे। लेकिन अगले दिन डाली उठकर देखता है कि यहाँ पर दो गिफ्ट्स मौजूद हैं, और तभी मदर फादर यहाँ पर पहुंचकर उसे इस गिफ्ट को खोलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स होते हैं, और तभी मदर कहते हैं कि ये साइंस का प्रोजेक्ट स्मार्ट बच्चे के लिए है, और ये कुकिंग का सामान तुम्हारे लिए है मैगी। और तभी वो कहते हैं कि हमें ये जानने में थोड़ा सा टाइम तो लग गया, लेकिन अब हमें पता है कि असल में तुम दो लोग हो। जिसके बाद मिगी डाली से कहता है कि शायद हम एक दूसरे से थोड़े से तो अलग है ही, लेकिन इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम दोनों में एक चीज़ कॉमन रहेगा कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। जिसके बाद फाइनली वो दोनों एक साथ अपने मदर और फादर के सामने आ जाते हैं और एक साथ पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। और तभी मदर कहती है कि उन्होंने आज डाली का फेवरेट ऑमलेट भी बनाया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एक टाइम पर उनमें से एक यहाँ पर मौजूद नहीं था। औरत फादर कहते हैं कि उस टाइम पर डाली सिर्फ ऑमलेट्स को ही खाया करता था, और यहाँ पर असल में उस टाइम की बात हो रही है जब मिगी और डाली के बीच में झगड़ा चल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिगी और डाली बहुत ही खुशी खुशी अपने खाने को खा रहे होते हैं, और इतने खुशी के मौके की वजह से उन सभी के आंखों से आंसू आने लगते हैं। और अब तो इजी के घर का डॉग भी अब उनके साथ ही रहता है। अब टाइम शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि मिगी डाली के फादर और ओकावा अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मूटो और डाली भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दूसरी तरफ मिगी यहाँ पर पत्थरों से ड्राइंग कर रहा होता है, और घर में उनकी मदर खाना बना रही होती है। लेकिन तभी वो मिगी और डाली से हेल्प मांगने लगती है। अब इसके बाद पहले एपिसोड की तरह मिगी और डाली यहाँ पाई बनाने लगते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सभी थोड़े से तो परेशान होते हैं, क्योंकि आज उनके घर कोई तो आने वाला है, और हमें पता चलता है कि ये असल में एचिजो फैमिली होता है। और तभी उनके सामने डाली अपने सैली कॉस्ट्यूम को पहनकर आता है। इसे देखने के साथ ही एजी सारी सच्चाई को समझ जाता है, और तभी ओकावा कहता है कि डाली को तो सिर्फ यही कपड़े पहन के रहना चाहिए। लेकिन मूटो कहता है कि असली खूबसूरती तो कैरल में ही है। इसके बाद मिगी कहता है कि शैली भी किसी से कम नहीं है। जिसके बाद वो पूरी फैमिली एंजॉयमेंट के साथ चेरी पाई को खाने लगते हैं। जिसके बाद इजी फाइनली अपने मदर के कब्र को विजिट कर पाता है, लेकिन वो कहता है जिन्होंने उसे बड़ा किया था
वो उसे ही अपनी असली माँ मानता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डाली अपने हायर स्टडीज के लिए दूसरे शहर जा रहा है। मिगी यहीं पर रहकर एक आर्टिस्ट बनने वाला है, जिसका मतलब है कि मिगी और डाली को फाइनली एक दूसरे से अलग रहने का मौका मिल जाता है। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि उनका दिल हमेशा साथ रहेगा। तो इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और एनीमे में, तब तक के लिए सायोनारा। これより我々はビーバーズだ。いくぞチピチピチャパチャ